नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, 23 की टक्कर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों का जो चयन है वो हो चुका है। एक तरीके से सभी मैदान में कौन कौन से रणबांकुरे उतरेंगे वो तकरीबन साफ हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भी पहली सूची जारी हो गई है और मध्य प्रदेश में 144 सीटों पर नामों का ऐलान भी कांग्रेस ने कर दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर के 144 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में और 30 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ में घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीएम समेत 10 मंत्रियों को टिकट दिया गया, तो वहीं मध्य प्रदेश में 96 विधायकों में से 69 को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके अलावा एमपी की अगर बात कर ले तो इन 144 नामों की अगर बात करें तो 39 ओबीसी हैं। इसके अलावा एससी के 22 कैंडिडेट हैं और एसटी वर्ग से 30 कैंडिडेटों को मौका दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो 14 एसटी हैं, 30 एससी वर्ग से और 9 ओबीसी वर्ग से आने वाले प्रत्याशियों को मौका दिया गया है, भरोसा जताया गया है कांग्रेस की तरफ से। मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 9 अल्पसंख्यकों को मौका दिया गया। इसके अलावा 3 सामान्य उम्मीदवार उतारे गए। पाटन की हम खास तौर पर बात कर ले तो पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टिकट मिला है और टीएस सिंहदेव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं अंबिकापुर से, वो मैदान में रहेंगे। रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन चुनाव लड़ेंगे। रमन सिंह ने इस पर कहा भी कि कोई भी मैदान में आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब गिरीश देवांगन रमन सिंह के सामने होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। इस पर से पर्दा उठ गया है। एमपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी का टिकट काट दिया गया है। कुल मिलाकर के कुछ टिकट भी कांग्रेस ने काटे। 144 उम्मीदवारों की जो सूची मध्य प्रदेश में जारी हुई है, कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, उनको टिकट नहीं मिला। और बुधनी की अगर बात कर ले तो जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताल ठोकेंगे, उनके सामने कांग्रेस से विक्रम मस्तान अब चुनावी मैदान में होंगे। कुल मिलाकर के मुकाबला किसके किसके बीच है, बहुत हद तक के तस्वीर साफ हो गई है। मध्य प्रदेश की लगातार हम बात करें और ये जो सूची जारी हुई है, इस सूची की जो बड़ी बातें हैं, खास बातें हैं, उसका जो विश्लेषण है वो लगातार हम कर रहे हैं। और देखिए, इस वक्त की आ रही एक बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है छत्तीसगढ़ में और इन 20 सीटों में सभी उम्मीदवारों को घोषित कर दिया गया है। इन 30 में वो 20 नाम भी शामिल है जहां पर पहले चरण में 7 तारीख को मतदान होगा। और छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर भी कई अहम फैक्टर्स देखने को मिल रहा है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग पर खासतौर पर भरोसा जताया गया है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 30 लोगों की लिस्ट जारी हुई, इसमें से 9 ओबीसी, 14 एसटी और 3 एससी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। पहले चरण वाली सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और 10 ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कि दूसरे चरण में मैदान में होंगे। यानी कि अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो 60 सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित होना बाकी है कांग्रेस की, जहां पर 17 नवंबर को माफ कीजिएगा, चुनाव होने हैं। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बात कर लें तो सिर्फ 5 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित होना बीजेपी के बाकी हैं और तकरीबन 85 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर लिए हैं। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद उसका जो अहम फैक्टर है, उसकी मुख्य बातें हैं वो क्या है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट की बड़ी बातें क्या हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जातिगत समीकरणों को और सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। 47 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं मैदान में, 39 ओबीसी, 22 एससी, 30 एसटी वर्ग के उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया। एक मुस्लिम कैंडिडेट को भी उतारा गया और जैन समुदाय से भी आने वाले 5 लोग इस वक्त अब मैदान में होंगे। कौन कौन से किस सीट से मैदान में प्रत्याशी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मस्ताल प्रत्याशी टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं, विक्रम मस्ताल की हम बात कर रहे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के सामने वो ताल ठोकने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें, चाचौड़ा से चाचा और भतीजे को टिकट मिला गया है। राघवगढ़ से दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह को टिकट दे दिया गया है। चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह चुनाव लड़ेंगे। सतना से कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को उतारा गया है। तो ये मुख्य बातें हैं और कौन कौन से मुख्य उम्मीदवार हैं वो हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि सतना से जो दोनों प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के और बीजेपी के, दोनों के ही ओबीसी वर्ग से होंगे, क्योंकि सतना से बीजेपी ने सिद्धार्थ कुशवाहा को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की अगर बात कर ले तो लक्ष्मण सिंह
चुनाव यहां से लड़ेंगे। तो ये खास बातें हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम चेहरे को भी कांग्रेस ने मैदान में उतारा। इन 144 में जैन समुदाय से आने वाले 5 प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम मस्ताल ताल ठोकेंगे। टीवी सीरियल में हनुमान की भूमिका निभा चुके हैं और अब क्या वो मुख्यमंत्री को उतनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अलग अलग सीटों पर कौन से अहम चेहरे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे खास बात ये दिख रही है कि सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश है। 144 उम्मीदवारों में 47 जो हैं वो सामान्य वर्ग से हैं, लेकिन 39 ओबीसी वर्ग से आने वाले हैं। उसके अलावा एससी और एसटी वर्ग से भी अच्छे खासे प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जैन समुदाय से भी 5 ऐसे चेहरे हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। तो अब हम आपको उसकी पूरी की पूरी डिटेल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जरा बुधनी सीट की जो टक्कर है वो कैसी रहने वाली है। 2006 में बुधनी सीट पर सीएम लगातार जीत रहे हैं और 1985 के बाद की अगर बात कर ले तो 1985 के बाद से कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज नहीं की है और रामायण में हनुमान की भूमिका निभाने वाले को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 1985 के बाद से कांग्रेस को यहां से जीत नहीं मिली है। लगातार 2006 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मैदान में हैं और लगातार जीत भी दर्ज कर रहे हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि बुधनी की अब टक्कर कैसे रहने वाली, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। ये 2 चेहरे, एक तरफ प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी। और आपको बता दें कि 1985 के बाद से कांग्रेस के लिए बुधनी की जो सीट है वो सबसे मुश्किल तरीन सीटों में से एक है, क्योंकि अभी तक जीत दर्ज नहीं हुई है। और कांग्रेस ने जो टीवी एक्टर हैं विक्रम मस्ताल, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने देखिए विक्रम मस्ताल अब ताल ठोकेंगे। फिलहाल अगर उनकी बात कर ले तो वो रामायण सीरियल में हनुमान की भूमिका निभा के थे। 2006 से हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ये अहम सीट है। तो ये बुधनी की टक्कर है। बुधनी में विधानसभा में आखिर कौन किसके सामने होगा ये आप देख रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी कितनी मजबूत ये आप समझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद देख लीजिए बुधनी में बीजेपी की अगर बात कर ले तो कैसा दबदबा है उसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2006 से बुधनी सीट पर जैसा हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। बुधनी बहुत सेफ सीट बीजेपी की है। 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यहां से जीत मिली थी, क्योंकि कांग्रेस ने भले सरकार बनाई थी लेकिन मुख्यमंत्री यहां से जीतने में बहुत आराम से कामयाब हुए थे। कांग्रेस के अरुण यादव को 63 वोटों से हराया था, यानी कि टक्कर आप उस वक्त भी समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा कांटे की थी। लेकिन क्या इस बार विक्रम मस्ताल उन्हें बड़ी टक्कर दे पाएंगे? बता दें कि 1985 के बाद से कांग्रेस यहां पर जीत नहीं दर्ज कर पाई है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कांग्रेस ने टीवी एक्टर विक्रम मस्ताल को यहां से टिकट दिया है। रामायण में हनुमान की भूमिका वो निभाते थे। बीजेपी जब पिछली बार के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो महज 63 सीटों से जीत दर्ज कर पाई थी, क्योंकि सामने अरुण यादव थे। लेकिन क्या इस वक्त जब मुख्यमंत्री के सामने विक्रम मस्ताल होंगे तो वो भी क्या इतनी बड़ी चुनौती उनके सामने दे पाएंगे? ये अपने आप में अहम सवाल होगा। लेकिन बुधनी सीट की जो टक्कर है वो काफी ज्यादा अहम, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रदेश का जो सबसे बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से चुनावी मैदान में है। सबकी नजरें टिकी हुई थी कि अब कांग्रेस अपना कौन सा प्रत्याशी यहां पर मैदान में उतारता है। और देखिए बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वो कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल का बयान भी सामने आ गया कि कई जगहों पर बलि का बकरा बनाया गया बहुत से प्रत्याशियों को और थके हुए प्रत्याशियों को उतारा गया है। लेकिन बुधनी में क्या ऐसी स्थिति है ये समय बताएगा, क्योंकि बुधनी 1985 से कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज करने के लिए मशक्कत कर रही है। लेकिन अब इसके अलावा दूसरी सीट आप देख लीजिए। दूसरी सबसे अहम सीट, अगर सबसे हाई प्रोफाइल सीट अगर दूसरे नंबर पर कही जाएगी तो वो छिंदवाड़ा की है। यहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो चुनावी मैदान में है और उनके सामने आप देख लीजिए मौजूदा विधायक इस वक्त कमलनाथ वहां से हैं और वहां से एक बार फिर से ताल ठोकेंगे। ये बात कही जा रही थी कि शायद कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा से चुनाव ना लड़े, हो सकता है कि वो किसी और सीट से लड़े या फिर हो सकता है वो छिंदवाड़ा के अलावा किसी और भी सीट से ना लड़े और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं वो प्रचार कर सके। लेकिन बाद में स्ट्रेटेजी बदली और कमलनाथ को छिंदवाड़ा से ही मैदान में उतारा गया। बता दें कि बीजेपी ने यहां से विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। छिंदवाड़ा में टक्कर किसके किसके बीच रहने वाली है, दोनों चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं। बता दें कि 2019 उपचुनाव में साहू ने यहां से टक्कर दी थी कमलनाथ को। छिंदवाड़ा की जो टक्कर है वो भी आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ लगातार अपना गढ़
जो है वो मजबूती से वहां पर बनाए हुए हैं। छिंदवाड़ा से वो 9 बार सांसद रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और छिंदवाड़ा कमलनाथ के नाम से ही एक तरीके से जाना जाता है, पर्याय है कमलनाथ और छिंदवाड़ा एक दूसरे के, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। बीजेपी ने फिलहाल विवेक मंटी साहू को यहां से टिकट दिया है और छिंदवाड़ा से 2019 उपचुनाव जो है वो साहू ने लड़ा था। उपचुनाव में कांग्रेस को 25,000 वोटों से जीत मिली थी। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, आपको मालूम है, और ये आपको दिखा रहे हैं हम कि छिंदवाड़ा की टक्कर कैसे रहने वाली है। और ये आपको पहले बुधनी सीट की हमने तस्वीर दिखाई और अब छिंदवाड़ा की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दो ही सीट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने तमाम दूसरे कद्दावर नेताओं को और कैबिनेट के मंत्रियों को भी टिकट जहां जहां से दिया है, वो भी अपने आप में काफी हाई प्रोफाइल सीट है। लेकिन अब आपको बता दें कि सबसे वीआईपी सीट और दूसरी कौन सी है, ये आपके सामने इंदौर 1, इसकी टक्कर पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि इंदौर 1 से बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा और कैलाश विजयवर्गीय जब से मैदान में उतरे तब से इस सीट का जो समीकरण है बिल्कुल बदला बदला सा नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा लोगों की नजरों में यह सीट चली गई, क्योंकि जब कमलनाथ उतरते कैलाश विजयवर्गीय जब मैदान में नहीं उतरते थे तो फिर यह सीट उतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं रह जाती थी। लेकिन मौजूदा विधायक संजय शुक्ला को ही कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। दावेदारी उनकी मजबूत तो मानी ही जा रही थी और खासतौर पर वो एक्टिव भी नजर आ रहे थे, जनसंपर्क लगातार काफी दिनों से कर रहे थे टिकट के बंटवारे और टिकट के ऐलान के पहले ही। लेकिन आपको हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे अब ये जो सीट है इस पर खासतौर पर लोगों की नजर रहने वाली है। पहली बार यहां से चुनाव लड़ेंगे कैलाश विजयवर्गीय और ये इसी वजह से सबसे ज्यादा वीआईपी सीट हो गई है। कांग्रेस ने यहां से संजय शुक्ला को टिकट दिया, जो हम बता रहे हैं, और मौजूदा समय में यहां से विधायक हैं। लगातार संजय शुक्ला ये कह रहे हैं कि मैं इंदौर का बेटा हूं और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के नेता हैं। तो ये बेटा और नेता की लड़ाई बनाने की कोशिश संजय शुक्ला की तरफ से की जा रही है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय भी सीधे ताल ठोक करके ये कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हालांकि ये लड़ाई वैसे दिलचस्प तो है सियासी मैदान में, लेकिन हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब जैन समाज के एक कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला सामने आए थे तो शिष्टाचार भी देखने को मिला था। लेकिन ये एक और सीट नरसिंहपुर की सीट काफी ज्यादा अहम, क्योंकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल यहां से बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है। 2018 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी और प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह मौजूदा एमएलए हैं यहां से, लेकिन अब प्रहलाद सिंह पटेल खुद ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को दिया टिकट, लेकिन कांग्रेस ने लाखन सिंह पटेल को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो क्या प्रहलाद सिंह पटेल जैसे कद्दावर नेता को लाखन सिंह टक्कर दे पाएंगे, ये अपने आप में सबसे अहम सवाल यहां से हो गया है। तो ये कुछ अहम बातें, नरसिंहपुर की टक्कर कैसे रहने वाली है। फिलहाल बड़ा चेहरा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, वो अब चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उनमें 7 सांसदों पर भरोसा जताया है, जो कि 3 केंद्रीय मंत्री भी इसमें हैं और उन्हीं में से एक है प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री हैं। और अब वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी भी कौन है, लाखन सिंह पटेल, इस पर से भी पर्दा उठ गया है। अब ये टक्कर नरसिंहपुर की काफी वीआईपी रहने वाली, क्योंकि एक तरफ प्रहलाद सिंह पटेल रहने वाले हैं, दूसरी तरफ से लाखन सिंह रहने वाले हैं। क्या प्रहलाद सिंह पटेल जैसे बड़े नेता को लाखन सिंह कड़ी टक्कर दे पाएंगे और वहां से क्या वो जीत दर्ज कर पाएंगे, ये सबसे ज्यादा अहम सवाल रह जाएगा। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं बुधनी, छिंदवाड़ा, उसके अलावा हमने आपको इंदौर 1 और नरसिंहपुर की बताई स्थिति। लेकिन दतिया की टक्कर देख लीजिए। दतिया से इस वक्त मौजूदा वक्त में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा 4 बार से बीजेपी के विधायक, बीजेपी यहां से दर्ज कर रही है जीत और नरोत्तम मिश्रा इस बार भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस ने अवधेश को यहां से टिकट दिया है, अवधेश यादव यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी रहने वाले हैं। 2008 विधानसभा चुनाव में हार गए थे अवधेश नायक और अवधेश नायक को, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी का यह भी अपने आप में गढ़ है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी उनकी बातें, उनके बयान छाए रहते हैं और वो यहां से चुनावी मैदान में है। लेकिन कांग्रेस ने अवधेश नायक को यहां से अपना प्रत्याशी बताया है। कुल मिलाकर के अलग अलग सीटों पर कितनी जबरदस्त और कितनी मजबूत दावेदारी अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के बीच मुख्य टक्कर, और देखिए एक तरफ नरोत्तम मिश्रा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी का भी जो चेहरा है वो अब सामने आ चुका है। दतिया से 4 बार से बीजेपी लगातार यहां पर जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस ने अब अवधेश नायक को प्रत्याशी बनाया, तो क्या अवधेश नायक
वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 4 बार से लगातार जो बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, क्या वहां से जीत दर्ज कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 2008 में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। बीजेपी का ये गढ़, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बड़ा चेहरा, यहां से सीधे तौर पर विधायक भी हैं और यहां से ताल ठोकेंगे। लेकिन इसके अलावा देख लीजिए, ये अपने आप में नरेला की जो टक्कर है वो भी काफी ज्यादा अहम, क्योंकि विश्वास सारंग यहां से चुनावी मैदान में है। 2018 में नरेला में कुल 53% मतदान हुआ था। 2018 में बीजेपी से विश्वास सारंग ने जीत दर्ज की थी। फिर दोबारा मैदान में है। महेंद्र सिंह चौहान को 84 वोटों से उन्होंने हराया था। लेकिन अब कांग्रेस ने मनोज शुक्ला को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता है मनोज शुक्ला। ऐसी बात नहीं है कि ये टक्कर अपने आप में काफी वन साइडेड होगी। काफी ज्यादा अहम टक्कर और काफी ज्यादा कांटे का मुकाबला यहां से देखने को मिलेगा। नरेला साहब बीजेपी के मंत्री विश्वास सारंग यहां से ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने बड़े चेहरे को यहां से मैदान में उतारा है। 2018 में बीजेपी ने विश्वास सारंग के जरिए यहां से जीत दर्ज की थी। महेंद्र सिंह चौहान को 84 वोटों से यहां पर विश्वास सारंग ने हराया था। लेकिन कांग्रेस ने अब मनोज शुक्ला को यहां से प्रत्याशी बनाया है। अब कांग्रेस के जो कद्दावर नेता मनोज शुक्ला है, यहां से चुनावी मैदान में है। ये टक्कर भी अपने आप में काफी ज्यादा कड़ी देखने को मिलेगी। तो एक तरफ विश्वास सारंग, दूसरी तरफ मनोज शुक्ला। लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लीजिए, और ये सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट जो है छत्तीसगढ़ की, पाटन। बघेल 5 बार से यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं। भूपेश बघेल का ये गढ़ है। 1993 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं भूपेश बघेल और भतीजे विजय बघेल के बीच टक्कर है, क्योंकि बीजेपी ने विजय बघेल जो कि सांसद है, उन्हें यहां से पाटन से विधानसभा का चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है और चाचा भतीजे की यह टक्कर है। खास तौर पर इसीलिए विजय बघेल को उतारा गया, बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कि ताकि पूरा फोकस पाटन सीट पर ही कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का रहे और अपनी सीट पर ही वो कहीं ना कहीं ज्यादा फंस कर रह जाए। लेकिन क्या ये वाकई ऐसी स्थिति रहने वाली है, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन ये देख लीजिए, पाटन कांग्रेस का एक तरीके से गढ़, बघेल और भतीजे विजय बघेल के बीच में लड़ाई होगी। 2023 में सीएम बघेल ने विजय बघेल को हराया था। 2008 विजय बघेल से हारे थे। आपको बता दें कि 2013 में एक बार फिर सीएम बघेल ने यहां से जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री का सीधे गढ़ पाटन विधानसभा, कई बार लगातार यहां से चुनाव लड़े, जीते, 5 बार से जीते हैं चुनाव। 1993 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें टक्कर देने के लिए भतीजे विजय बघेल को मैदान में उतारा है। तो कुल ऐसी वहां पर टक्कर रहने वाली है। पाटन वो सीट जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे अहम और सबसे हाई प्रोफाइल सीट कही जाएगी, क्योंकि वहां से मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में होंगे और उनके सामने उनके भतीजे ही उन्हें टक्कर देते हुए बीजेपी की तरफ से नजर आएंगे। तो ये मुख्य बातें हैं इस पाटन विधानसभा सीट की भी, उसके बारे में भी कैसी टक्कर रहने वाली है और दोनों चेहरे कौन से हैं वो आपके सामने। तो छत्तीसगढ़ की लड़ाई भी कितनी ज्यादा दिलचस्प रहेगी वो बता रहे हैं। और आप देखिए दूसरी अहम सीट, लेकिन उससे पहले पाटन सीट के बारे में और डिटेल बता दें कि सीएम बघेल का यहां पर वर्चस्व रहा है। 5 बार लगातार चुनाव जीते हैं। 1993 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2023 में मुख्यमंत्री बघेल ने विजय बघेल को यहां से हराया था। लेकिन अभी विजय बघेल जो है उनके सामने फिर से टक्कर में है। 2008 में विजय बघेल आ रहे थे और 2013 में एक बार फिर से सीएम बघेल ने जीत दर्ज कर ली थी। 18 में एक बार फिर जीत दर्ज की और अब मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो पाटन से सीएम बघेल को जो टिकट मिला है और पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब मैदान में रहेंगे तो वहां की स्थिति क्या रहेगी, वहां का समीकरण क्या बनेगा और कितनी मजबूत दावेदारी खुद मुख्यमंत्री की और या फिर उनके सामने जो बीजेपी से ताल ठोकेंगे विजय बघेल, उनकी कितनी अहम दावेदारी रहेगी, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो अहम सीटें हैं उसकी मुख्य बातें क्या हैं, उन सीटों पर क्या समीकरण है, क्या उसका विश्लेषण है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में अब साफ होती दिखाई दे रही, क्योंकि अब गिनती के 30 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के और 32वें दिन देख लीजिए चुनाव होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का वोटिंग होगी उस दिन। लेकिन उससे पहले 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान होगा और उन सभी 20 सीटों पर से उसके जो प्रत्याशी कौन होंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे, उस पर से भी पर्दा उठ गया। लेकिन पाटन सीट के बाद दूसरी अहम सीट कौन सी होगी, राजनांदगांव, क्योंकि राजनांदगांव की टक्कर भी अहम, क्योंकि 2008 से बीजेपी का दबदबा रहा। 15 साल से रमन सिंह यहां पर लगातार जीत रहे हैं। यहां बड़ी तादाद में पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है, ओबीसी पर खास फोकस कांग्रेस का है। तो क्या इस बार जाएगा, सामान्य वर्ग के वोटर्स का भी यहां पर अहम रोल रहता है। कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को अब टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर के रमन सिंह इस सीट पर सबसे अहम, 2008 से ही बीजेपी का दबदबा, लेकिन रमन सिंह के सामने क्या गिरीश देवांगन
बड़ी चुनौती दे पाएंगे उन्हें, क्या टक्कर दे पाएंगे और क्या वो रमन सिंह को शिकस्त दे पाएंगे। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई रहेंगी। तो राजनांदगांव की टक्कर क्या रहने वाली वो हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। और राजनांदगांव की सीट कितनी अहम इसलिए क्योंकि देखिए भले ही इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, लेकिन इससे पहले जब राजनांदगांव से रमन सिंह मैदान में होते थे तो आपको मालूम होगा कि लगातार 3 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, काफी बड़ा चेहरा है। लगातार इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निशाने पर भी रहते हैं। कहते भी हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निशाना साधते हुए कि वहां से बहुत ज्यादा उम्मीद रही नहीं है और बहुत ज्यादा मजबूत उम्मीदवार नहीं रह गए हैं। लेकिन अभी की उम्मीदवारी और स्थिति क्या रहेगी वो हम आपको बता रहे हैं। तो राजनांदगांव बीजेपी का अभेद किला है और उसकी स्थिति कैसे रहने वाली है हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के करुणा शुक्ला को 2018 में मौका दिया गया था। 16,933 वोटों से जीत उस वक्त दर्ज की थी बीजेपी ने। 1967 में कांग्रेस ने यहां से प्रत्याशी उतारा। किशोरीलाल शुक्ला 1972 में फिर से जीते थे। तो ये क्या समीकरण रहा है राजनांदगांव का वो बता रहे। 15 साल से बीजेपी का यहां पर लगातार दबदबा है। 2008, 2013, 2000 उसके अलावा बाकी सीटों पर भी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति रही है। तो राजनांदगांव की इस वक्त की क्या समीकरण, क्या स्थिति वो हम आपको इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। राजनांदगांव बीजेपी का अभेद किला रहा और राजनांदगांव में कैसे आने वाले वक्त में भी मौजूदा जो अब टक्कर होने वाली है वो कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है, या फिर क्या कांग्रेस के जो गिरीश देवांगन है वो रमन सिंह को शिकस्त देने में कामयाब रह पाएंगे, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 1977 में कांग्रेस को हार का सामना यहां से करना पड़ा था। जनता दल के ठाकुर दरबार ने शुक्ला को यहां से हरा दिया था और 2008 से ये सीट बीजेपी का अभेद किला लगातार बनी हुई है। 15 साल से बीजेपी का यहां पर खास तौर पर दबदबा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर है। 8, 13 और 18 में रमन सिंह ने यहां से तीनों बार जीत दर्ज की है। लगातार 3 बार छत्तीसगढ़ के सीएम रहे हैं और इसी सीट से जीत करके वो गए हैं। 2018 में कांग्रेस ने करुणा शुक्ला को यहां से मैदान में उतारा था और 16,933 वोटों से जीत दर्ज की थी। 1967 में कांग्रेस से किशोरीलाल शुक्ला यहां से जीते थे। कुल मिलाकर के राजनांदगांव भी काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। 1972 में एक बार फिर से यहां पर उन्हें कामयाबी मिली थी 77 में कांग्रेस को, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। खास तौर पर 2008 से लेकर के 2023 की स्थिति अगर देख लें तो अभी लगातार अभेद किला बना हुआ है राजनांदगांव बीजेपी का। मुख्यमंत्री रहे हैं रमन सिंह, 3 बार लगातार यहीं से जीत करके वो विधानसभा पहुंचे थे और 8, 13 और उसके बाद 18 में भी रमन सिंह ने यहां से जीत दर्ज की है। तो एक तरफ पाटन की सीट थी तो दूसरी तरफ राजनांदगांव की सीट। राजनांदगांव की सीट कितनी ज्यादा अहम है, उसका सियासी समीकरण क्या रहा है, अभी तक की क्या स्थिति रही है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन अब देखिए अगली सीट चित्रकूट की समझ लीजिए। इसका रण भी काफी अहम। दीपक बैज को यहां से कांग्रेस ने टिकट दिया। बस्तर से सांसद हैं दीपक बैज और वर्तमान समय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं दीपक बैज। पीसीसी चीफ को यहां से चित्रकूट से टिकट दिया गया है। दीपक बैज के सामने बीजेपी के कौन है, विनायक, और पिछले 10 साल से कांग्रेस का चित्रकूट सीट पर कब्जा है और कांग्रेस से राजमन बेंजाम फिलहाल विधायक हैं, लेकिन अब उन्हें जो है दीपक बैज को टिकट दिया गया है। बस्तर से सांसद है दीपक बैज, वर्तमान समय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और दीपक बैज के सामने बीजेपी के विनायक गोयल चुनावी मैदान में हैं। दोनों चेहरे आपके सामने हैं। पिछले 10 साल से कांग्रेस का यहां पर कब्जा है। क्या इस कब्जे को वो बरकरार रख पाएगी, ये अपने आप में अहम सवाल है। कांग्रेस से राजमन यहां से मौजूदा विधायक हैं और खास तौर पर यह बात कही जाती है कि ये जो सीट है चित्रकूट की, ये आदिवासी बाहुल्य सीट है और इसीलिए आदिवासी वोट बैंक का खास तौर पर यहां पर दबदबा रहता है। तो क्या इस बार भी अपना वर्चस्व और अपना दबदबा यहां से कांग्रेस कायम रख पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इसके अलावा अगली सीट देख लीजिए। दुर्ग ग्रामीण की लड़ाई क्या रहने वाली वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से ताम्रध्वज साहू को यहां से मैदान में उतारा है और बता दें आपको कि ललित चंद्राकर और ताम्रध्वज साहू के बीच में यहां पर टक्कर है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ललित चंद्राकर मैदान में है। पिछली बार भारी वोटों से जीत दर्ज की थी बीजेपी प्रत्याशी। बता दें आपको कि नागेश्वर की करारी यहां पर उस वक्त हार हुई थी और 3 बार के चुनाव में 2 बार कांग्रेस यहां से जीत दर्ज कर चुकी है और यहां पर ओबीसी जो वोटर हैं उनका काफी ज्यादा अहम रोल रहता है और लगातार बीजेपी लगातार जो है वो कांग्रेस ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। उस कहीं ना कहीं समीकरण को बैठाने की कोशिश कर रही है। मौजूदा लिस्ट में भी वही चीज दिख रही है। तो क्या ओबीसी वोटर्स उसके साथ जाएंगे
पाएंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। करीब 72% आबादी यहां पर ओबीसी वर्ग की ही है। इस सीट पर दुर्ग ग्रामीण पर एक तरीके से ओबीसी वोटरों का ही वर्चस्व है। साहू और कुर्मी समाज के जो मतदाता हैं उनका भी यहां पर दबदबा कहा जाता है। तो अब ये टक्कर कैसी रहने वाली वो आप देखेंगे। लेकिन अब अगली तस्वीर देख लीजिए, ये सक्ती विधानसभा सीट की तस्वीर है और यहां की स्थिति क्या है। यहां चरणदास महंत को बीजेपी के खिलावन साहू से टक्कर झेलनी पड़ेगी और यहां पर एक तरफ चरणदास महंत होंगे तो दूसरी तरफ बीजेपी के खिलावन साहू होंगे। 2018 में महंत ने यहां पर बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया था। बीजेपी के मेघराम उस वक्त मैदान में थे और उनको बड़ी हार का सामना उस वक्त करना पड़ा था। बता दें कि चरणदास महंत वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, तो बड़ा चेहरा भी हैं। सक्ती विधानसभा से वो ताल ठोकेंगे। पिछली बार भी मैदान में थे और बड़ी जीत दर्ज की थी। फिर इसके बाद उन्हें कांग्रेस ने यहां से भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि बीजेपी के मेघराम को पिछली बार उन्होंने बड़ी अंतर से हराया था और 2018 में महंत ने बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्हें हरा दिया था। लेकिन अब देखिए अगली सीट क्या है। कोंडागांव की लड़ाई कैसे रहने वाली है वो भी आप देख लीजिए। और कोंडागांव की बात करें तो मोहन मरकाम कांग्रेस से इस वक्त अब चुनावी मैदान में है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात कर लें तो लता उसेन भी बीजेपी की तरफ से यहां पर ताल ठोकेंगी। तो ये आपके सामने 2013 और 2018 में क्या स्थिति थी। कोंडागांव आदिवासी बाहुल्य सीट है, आदिवासियों का यहां पर खास तौर पर वोटरों का वर्चस्व है। वहां की क्या रहने वाली स्थिति वो भी बता रहे हैं। अब आपके सामने कवर्धा की तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने मोहम्मद अकबर को यहां से मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, वो अब यहां से ताल ठोकेंगे। बता दें कि बीजेपी ने विजय शर्मा को यहां से उम्मीदवार उतारा है, तो बीजेपी के विजय शर्मा उनके सामने यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो छत्तीसगढ़। अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो 136 उम्मीदवार बीजेपी के और अब 144 पहली लिस्ट में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार सामने रख दिए हैं। कुल मिलाकर के जबरदस्त फाइट लग रही है और उसका एक एक विश्लेषण लगातार न्यूज स्टेट आपको बता रहा है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।